हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू दिमागी इन्वेस्टर्स। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि पहले से हैं तो थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग अगेन। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा स्टॉक लेके आया हूं जो कि मुझे लगता है कि अभी करंट मार्केट के अकॉर्डिंगली टेक्निकली भी वो अच्छा है और फंडामेंटली भी अच्छा है। इसके अलावा यदि हम फ्यूचर में जाएं तो हम ये पाएंगे कि अभी जो मार्केट है अभी काइंड ऑफ स्टेबल लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से एफआईआईस का इनफ्लो हो रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का इनफ्लो हो रहा है, उसमें मुझे ज़्यादा डाउन साइड अभी दिखती नहीं है। तो अभी भी उस पोजीशन पे हम लोग हैं कि हम नए स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं। तो उसमें से एक स्टॉक जो मैंने एनालिसिस करा है कई पैरामीटर्स पे, आज हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दोस्तों चलिए देखते हैं कि जो मैंने पुराने वीडियोस दिए थे उसमें क्या हो रहा है। मैंने वीडियो दिया था एसबीआई कार्ड का, जो कि कल ही दिया हुआ है, तो इसको आप रिव्यू कर सकते हैं। दूसरा मैंने वीडियो दिया था आईडीएफसी का, इस पर मैंने स्ट्रेटजी बताई है मार्जिन को लेके। सैनको का आईपीओ दोस्तों आ भी गया, चला भी गया और अलॉटमेंट भी हो गया। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला। यदि आप देखेंगे तो ये देखिए, मुझे मेल आ गया है कि नो शेयर हैज बीन अलॉटेड, और मेरा जो भी पूरा मनी था वो वापस मिल गया। क्या कर सकते हैं, बैड लक। दूसरा मैंने सिटी यूनियन बैंक दिया था, ये भी परफॉर्म कर रहा है। सेल दिया था, सेल मैंने 80 के करीब रिकमेंड किया था, अभी अराउंड अराउंड 88 90 चल रहा है, ये भी अच्छा ग्रो कर रहा है। पीएनबी मैंने 50 के करीब दिया था, अभी 60 के करीब चल रहा है, तो ये भी अच्छा ग्रो चल रहा है। पीपीएफ के बारे में मैंने पूरा एनालिसिस दिया है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही मैं वीडियोस बनाता रहता हूं जो कि आपकी हेल्प करें। तो चलिए अब बिना बकवास किए हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं, जो कि आज का शेयर है। तो दोस्तों आज का मैंने शेयर को जो चुना है वो है एनएमडीसी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल देखते हैं, तो उसके लिए मैं स्क्रीनर पे गया, यहाँ पे सर्च करते हैं एनएमडीसी, एनएमडीसी लिमिटेड। अब पॉइंट टू बी नोटेड, एनएमडीसी पहले एक कंपनी थी जो कि लास्ट ईयर डी इन्वेस्टमेंट होकर दो कंपनी में कन्वर्ट हो गई है, एनएमडीसी लिमिटेड जो कि पेरेंट है, और उसकी एक और कंपनी एनएमडीसी स्टील लिमिटेड। इसको हम कवर करेंगे। एनएमडीसी को यदि देखें तो करीब करीब 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट वैल्यू 112 चल रही है, 132 ये गया था अभी, और लो भी ये करीब करीब 77 के करीब गया था। अब जो इसकी बुक वैल्यू है वो 77 है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो है इसका काफी स्ट्रॉन्ग बाय जोन है फ्रेंड्स, तो इसको नोट रखना है हमको। स्टॉक का पीई काफी लो है। इन जनरल गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं उनका पीई हमेशा लो ही होता है, तो ये इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है कि अरे यार इतना कम पीई है। अब इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो काफी अच्छा है, अराउंड अराउंड 4% के करीब डिविडेंड यील्ड देता है, कभी कभी तो उससे भी ज्यादा दे देता है, विच इज गुड पॉइंट। अब की पॉइंट्स में यदि हम आएंगे तो फंडामेंटली एक नवरत्न कंपनी है, विच इज गिविंग अस अगेन अ वेरी गुड फीलिंग कि ये एकदम डूबेगी नहीं, गवर्नमेंट सपोर्टेड कंपनी है। अब फटाफट आते हैं पीई पे। पीई पे करंट पीई 6.96 चल रहा है, तो देखने की कोशिश करते हैं कि हिस्टोरिकली इसका पीई क्या रहा है। तो यदि मैं पीई पे जाऊं और देखूं पिछले 5 साल में इसका जो पीई है वो 6 ही रहा है, और अभी 6.96 चल रहा है। तो इट मीन्स यदि आप देखेंगे तो कंपनी का जो पीई वो इतना ही चलता है, तो ऐसा नहीं है कि इसका पीई कम हो गया। 3 इयर्स में देखूं तो 5.7 है, देखिए। 1 ईयर्स में देखो तो 5.7 है, 6 मंथ्स में देखूं तो भी 6.3 है। तो इट मीन्स, और 10 साल में भी देखूं तो 6.3 है। इट मीन्स इस कंपनी का जो पी है वो 6 से 7 के बीच में ही रहता है फ्रेंड्स। तो जो कि ना ज्यादा ओवर वैल्यूड की ओर लेके जा रहा है मुझे, और ना ज्यादा अंडर वैल्यूड की ओर लेके जा रहा है अभी, विच इज अगेन अ गुड साइन। मार्केट सबसे टॉप पे है, तब भी ये जो शेयर है अभी ओवर वैल्यूड जोन में नहीं है एज पर पीई, प्राइस टू अर्निंग। आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं सेल की बात करूं तो मैं अभी ये जानना चाह रहा हूं कि भैया इसका जो ये मार्केट कैप है, मतलब, और इसका जो मार्केट कैप है वो क्या करंट सेल्स को टच कर रहा है या करंट सेल्स को रिस्पेक्ट दे रहा है। यदि नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा, और दे रहा है तो क्या। चलिए चेक करते हैं। अब यदि मैं कंपैरिजन करूं मार्केट कैप वर्सेस सेल्स, तो मैं यहाँ पे ये चीज पाता हूं, आप देखेंगे कंपनी की जो सेल है यहाँ पे करीब मई में काफी थी, और उसके बाद सेल्स कम हो गई। अब इसका एक रीजन है दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, कंपनी का एनएमडीसी जो था, एनएमडीसी स्टील यहाँ से गायब हो गया, तो उसकी जो सेल्स है वो अब यहाँ से गायब हो गई होगी, राइट। इसलिए ये सेल्स, ऐसा नहीं है कि सेल्स कम हो गई है। अब चूंकि इनका डीमर्जर हो गया था उस वजह से उतना जो था वो सेल्स कम हो गया, और उसी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे शेयर भी कम हुआ था। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे शेयर जो है वापस बढ़ चुका है, विच इज ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर भी यदि हम कंपैरिजन करें इस सेल्स के वर्सेस इसके, तो इसका जो शेयर है वो करीब करीब यहाँ था, और लेकिन सेल्स यहाँ बढ़ गई, तो उस हिसाब से शेयर जो है वो अभी उतना बड़ा नहीं है। अब फटाफट देखते हैं, कंपनी ने डेप्ट जो है रिड्यूस कर दिया, अब करीब करीब डेप्ट फ्री हो गई है, विच इज फाइन। कंपनी के पास 2,000 करोड़ की अदर इनकम है। चेक करते हैं ये कौन सी इनकम है।
और कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो करीब-करीब 3 साल में 8% गिर गया है। तो ये कोई नई बात नहीं है। जो भी गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं, उसमें गवर्नमेंट क्या होती है, वो उसको जो पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट करती है और उससे अपने आप को पैसे लाती है वो। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। बट हम ये देखेंगे कि अभी करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं ईयरली सेल्स की बात करूँ, तो ईयरली सेल्स में यदि आप देखेंगे तो कंपनी ने कंटिन्यूअसली ग्रोथ दी है। 10 साल पहले कंपनी की जो सेल्स थी वो थी 7,000 करोड़। 10 साल के बाद कंपनी की सेल्स हो गई 12,000 करोड़ और अभी कंपनी की सेल्स है करीब-करीब 17,000 करोड़। अब जैसे कि मैंने बताया, लास्ट ईयर कंपनी की जो सेल्स थी वो 25,000 करोड़ थी। वो इसलिए थी क्योंकि जो इसका स्टील बिज़नेस था वो भी इसी में मर्ज था। अब कंपनी की जो सेल है वो हो गई 17,000 करोड़। तो इसका मतलब ये आप देखेंगे कि जो इसका 15,000 करोड़ था इंक्लूडिंग स्टील बिज़नेस, वो अब स्टील बिज़नेस हटा के भी इसकी जो सेल्स है वो 17,000 करोड़ के करीब है, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन कि भाई कंपनी ग्रो कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज मोर देन 6,000 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज अगेन 7,000 करोड़। अब कैसे? अब आप देखेंगे तो इसकी क्या अदर इनकम हुई है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। तो ये देखिए, अदर इनकम जो हुई है वो 2,000 करोड़ हुई है, जो कि कहाँ हुई थी? यहाँ पर हुई थी। करेक्ट? उसके बाद कहीं नहीं हुई। तो चेक करते हैं ये अदर इनकम है क्या? ये क्या लफड़ा है? तो आप यहाँ देखेंगे एक्सेप्शनल आइटम से इनको 1,200 करोड़ रुपए आया। अदर नॉर्मल इनकम तो जैसे होती रहती थी वो हुई है। तो इट मीन जो एक्सेप्शनल आइटम है उससे ही आया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई इनने जो बिजनेस सेल आउट करा होगा या कुछ होगा या मे बी इन्होंने कुछ अपने असेट मोनेटाइज करे होंगे, उससे जो इनकम आई है वो एक्सेप्शनल इनकम है। लेकिन उसके अलावा भी यदि मैं इस इनकम को भी यदि हटा देता हूँ फ्रेंड्स, तब भी इनका जो जो कंटिन्यूसली जो सेल है वो कम नहीं हुआ है, यदि आप कंपेरिजन करें तो। आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं बैलेंस शीट की बात करूं, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी के पास अराउंड अराउंड 22,000 करोड़ का बैलेंस है। उसके अलावा अब आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी के पास जो CWIP था। अब सबसे पहले चेक करते हैं कि CWIP क्या होता है। तो यहाँ पे नॉलेज लेते हैं। CWIP क्या होता है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस is known as sort of CWIP is an important part of non-current asset of an entity, राइट? लाइक बिंडल कंस्ट्रक्शन एंड जो भी चीजें हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी के पास पहले जो ये थे, जो CWIP था, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था, वो करीब करीब 17,000 18,000 था। वो अब सीधा घट के यहाँ पे इतना हो गया। क्यों हो गया भाई? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो CWIP है ये कहाँ चला गया? ये स्टील वाले बिजनेस में चला गया है, राइट? विच इज नॉट अ रॉन्ग साइन, बिकॉज वहां पे कंपनी डीमर्ज हुई तो ऑब्वियसली असेट्स भी जाएंगे वहां पे, तो ये वहां पे चले गए। उसके अलावा अब इनके पास जो CWIP बचा वो इतना बचा है। ओके, इसके बाद भी यदि आप देखेंगे तो कंपनी के जो असेट्स हैं वो 22,000 करोड़ पर निर्भर आते हैं, जिसमें इन्वेंट्रीज, कैश, सब कुछ मिला के इतना आता है। कैश फ्लो की बात करूं तो कैश फ्लोज कंपनी का ऑब्वियसली ऑन एन एवरेज इतना रहता था, जो कि अभी भी है, बट आप देखेंगे यहाँ पे माइनस आया था, बट यहाँ पे अब ऑन एन एवरेज अप टू बॉटम पे ये आ रहा है। आगे आते हैं। प्रमोटर्स आप देखेंगे तो प्रमोटर्स ऑब्वियसली प्रमोटर्स की जो जैसे मैंने आपको बताया था, इसके प्रमोटर्स क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो प्रमोटर्स का जो है स्टेक यहाँ पे कम हो गया है, और वो अभी कम नहीं हुआ फ्रेंड्स, वो 2021 में कम हुआ था। तो ये रिसेंट कम नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात है, FIIs अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, DIIs अपनी होल्डिंग लगभग लगभग इंटैक्ट किए हुए हैं, राइट? पब्लिक के पास जो थी होल्डिंग वो ऑन एन एवरेज उतनी ही है, बट पॉइंट जो है यहाँ पे नोट करने का वो ये है कि FIIs जो है वो अपनी होल्डिंग इंक्रीज करते जा रहे हैं डे बाय डे, बिकॉज इतना सस्ता वैल्यूएशन फ्रेंड्स कहीं नहीं मिलता है। इस कंपनी का यदि आप प्रॉफिट देखें और प्रॉफिट वर्सेस इसका मार्केट कैप देखें और प्रॉफिट वर्सेस इसका करंट प्राइस देखें तो वो बहुत कम है, बिकॉज PE कम है। तो इसमें जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है। अब क्यों है काफी ज्यादा? तो थोड़ा बहुत न्यूज पे नजर दौड़ाते हैं। तो यदि मैं यहाँ लिखता हूँ NMDC न्यूज, तो देखते हैं क्या आता है। अब आप देखिए, NMDC की कैपेसिटी से रिलेटेड देखते हैं। तो आप ये देखिए, NMDC के जो अभी जो करंट टारगेट था वो मोर देन 21% से बढ़ गया है।
मोर देन 21% से बढ़ने का मतलब ये होता है, एंड ये आयरन कोर और इट्स अ मिनरल कंपनी, तो इसका मतलब ये है कि यदि इसका 21% बढ़ गया है तो इट मीन्स ये जो आपके फिगर्स हैं फ्रेंड्स, ये फिगर्स आपके सीधे सीधे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, जो कि कम से कम 7,000 करोड़ पे इस प्रॉफिट को लेके चले जाएंगे। तो अब यदि बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखता है तो ऑब्वियसली शेयर क्यों नहीं बढ़ेगा, शेयर को बढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही शेयर मार्केट चलता है दोस्तों, शेयर मार्केट अंधे की तरह नहीं चलता है। यदि आपका मार्केट कैप कम है, आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो मार्केट कैप को भी बढ़ना ही पड़ेगा, एंड मार्केट कैप इज नथिंग बट कंपोजिशन ऑफ ऑल शेयर्स। तो शेयर बढ़ेगा, मार्केट कैप बढ़ना ही बढ़ना है। ये हमने फंडामेंटल काफी बात कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि भैया टेक्निकली भी कुछ हो भी रहा है या नहीं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने पूरा अपना चेक करके सारे चैट्स को कंपेयर करके फाइनली जब चार्ट ड्रा किया तो भैया आंखें खुल गई। आंखें खुलने पे क्या नजर आता है अब आप देखिए। यदि मैं इसका पिछले 5 साल का चार्ट देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि सन 2019 में इसकी रेंज बाउंडिंग ट्रेडिंग हो रही थी। तो ये जो आप देखेंगे, ये पहली लाइन दूसरी लाइन, इस पे मैंने ये देखा कि रेंज बाउंडिंग ट्रेडिंग हो रही थी, और इस रेंज बाउंडिंग में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। ये देखिए, मैंने जब इसका पैटर्न ड्रॉ किया तो मुझे निकल के आया लेफ्ट लेफ्ट शोल्डर कंप्लीट बना, हेड बना, राइट शोल्डर कंप्लीट बना। उसके बाद आप देखेंगे विद इन 6 मंथ्स भाई कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। देखते हैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। विद इन 6 मंथ्स कंपनी यहां से यहां पहुंच गई, मतलब 100% गेन दिया कंपनी ने विद इन 6 मंथ्स। और एग्जैक्ट रेंज बाउंडिंग ट्रेडिंग आप देखिए अभी हो रही है, और यहाँ पे ऑन एन एवरेज आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बनने वाला है। ये देखिए आप, ये लेफ्ट शोल्डर बना बिल्कुल कंप्लीट क्लियर कट, ये हेड बन गया बिल्कुल कंप्लीट क्लियर कट जैसे कि 2019 में बना था। उसके बाद आप ये देखिए राइट शोल्डर भी बन रहा है। तो राइट शोल्डर की यदि मैं बात करूं, अब यदि यहाँ पे चेक करते हैं कि भैया कितना टाइम लगेगा, तो यदि टाइम की बात करूं तो ये वाला जो शोल्डर था, यदि मैं इसको टाइम्ड करूं तो ये जो टाइम मेरा निकल के आता है, ये करीब करीब निकल के आता है, लेट मी सी कितना निकल के आ रहा है। आई विल जस्ट पिक डेट रेंज, एंड डेट रेंज निकालते हैं भाई, कितना दिन आ रहा है। ये जो डेट रेंज निकल के आ रहा है मेरा, वो निकल के आ रहा है 224 डेज। यहाँ पे देखते हैं 266 डेज, और ये पूरा मैं देखूंगा। ये इसमें कुछ ना कुछ लफड़ा हो रहा है, इसको फॉरगेट करते इग्नोर करते हैं। लेट्स क्विकली सी, इसको बड़ा करके देखते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ से ये निकल के आता है, ये शुरू हुआ था 9 अगस्त और ये हुआ अप्रैल, मतलब 9 अगस्त यहाँ से अगस्त 21 से ये हो गया आपका अप्रैल, और यहाँ अप्रैल से ये हो गया आपका दिसंबर। करीब करीब 6 महीने का इसने समय लिया एक चीज को खत्म करने के लिए। तो इट मीन्स, और यहाँ पे हो गया था ये जनवरी, और अभी क्या चल रहा है फ्रेंड्स, जनवरी से ये शुरू हुआ था तो अभी चल रहा है आपका जुलाई। इट मीन्स ये ऑन एन एवरेज विद इन अ मंथ ये आपका हेड एंड शोल्डर्स क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये क्रिएट होता है तो आपका ये वाला पैटर्न शुरू होगा, जो कि इस शेयर को लेके जा सकता है कहाँ तक। यदि मैं इसको इस पैटर्न से बात करूं तो इस शेयर को ये लेके जाएगा इस पर्टिकुलर ग्रोथ पे। किस पर्टिकुलर ग्रोथ पे ये लेके जाएगा, इसके इस पर्टिकुलर ग्रोथ के। तो ये ग्रोथ मेरी कहाँ कितने की निकल के आती है, लेट्स क्विकली सी। यहाँ पे ये डिप कर सकता है फ्रेंड्स। तो पहली ग्रोथ 69 पे निकल के आएगी, सेकंड ग्रोथ अराउंड 147 पे निकल के आएगी, एंड थर्ड ग्रोथ जो है वो 198 पे निकल के आएगी। तो यदि हम इस पहले ग्रोथ पे ही बात करें तो करंट करीब 62% की जो ऑब्जर्विंग जो हाइक है या ऑब्जर्विंग ग्रोथ है वो यहाँ पे नजर आ रही है क्लियर कट। तो ये था इसका टेक्निकल एनालिसिस फ्रेंड्स। तो ऐसे ही चीज़ों को देखा जाता है, ऐसे ही हमको करना रहता है कि भैया इस पूरे मार्केट में ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी भी टेक्निकली फंडामेंटली पोजिशनड हैं लेने के लिए। तो ये मेरा अपना एनालिसिस था। डिस्क्लेमर दे दूं, ये मेरे पास होल्डिंग है। इसका जब डी इन्वेस्टमेंट हुआ था तो मुझे एनएमडीसी स्टील का भी शेयर मिला था जो मैंने सेल आउट कर दिया। मेरे पास अभी एनएमडीसी की होल्डिंग है, और मैं अभी इसको और भी इंक्रीज करूंगा, बट इंक्रीज कैसे करूंगा, इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों दुनिया चार्ट पैटर्न से चलती है, दुनिया एनालिसिस से चलती है।
किसी के कहने से हमको ना शेयर खरीदना है और ना किसी के कहने से शेयर बेचना है। ये मेरा एनालिसिस था। इस एनालिसिस के बाद आपको भी एनालिसिस करना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो मेरा उद्देश्य है वो ये है आपको समझाना कि कैसे एनालिसिस करा जाता है। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि हर एक शेयर का एक पैटर्न होता है। कोई शेयर रेंज बाउंडेड में ट्रेडिंग के लिए अलाउ कर देता है, तो जिससे आप पैसा बना सकते हैं। कोई एक शेयर होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनते हैं, जैसे इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न काफ़ी क्विकली बन रहे हैं, लगभग हर साल बन रहे हैं, तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जिसमें आपका स्टार पैटर्न बनता है, तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। वो आप आगे जब भी कोई शेयर आएगा तो मैं आपके साथ वो वाली लर्निंग भी शेयर करूंगा। बट हाँ, ये सारी चीज़ें अपन को पहचाननी रहती हैं। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और हम अपने पैसे को मल्टीफोल्ड करते रहेंगे। बट वो तभी होगा जब आप मेरे से जुड़ेंगे। तो अगेन, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और आने वाले वीडियो का मजा लो। थैंक यू सो मच।